इस कहानी के लेखक है संजय गावले। उनकी तरफ देखा और जैसे संजय डर गया। चारों ओर फैले घने काले अंधेरे। सचिन के कांपते हुए हाथ से अतुल के चेहरे पर पड़ने वाली रोशनी, सफ़ेद रोशनी की सीधी लकीर में दहशत भरा अतुल का चेहरा। यह सचिन के लिए दिल दहला देने वाली मंजिल थी। अतुल उस अलमारी के खुले दरवाजे के भीतर दहशत भरी नज़रों से देख रहा था, मानो जैसे अतुल ने अपनी मौत को सामने देखा हो। वो वहाँ से दूर भागना चाहता था, मानो जैसे उसके दोनों पैर किसी ने पकड़ रखे थे। अतुल की ये हालत देख सचिन के भी दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा था। डर के उस कुछ ही पल में मानो उसका गला पूरा सूख गया था। अतुल को इस तरह देख सचिन को कुछ ऐसी हालत हो गई थी कि उनकी सारी ताकत किसी ने निचोड़ के निकाल दी हो। खुद को संभालते हुए अतुल को धीमी आवाज़ में अलमारी का दरवाज़ा बंद करने को कहा। अतुल सचिन की तरफ देखते हुए रो रहा था और ना में गर्दन हिलाते हुए सचिन को अपने नज़दीक आने से मना कर रहा था। शायद वो अलमारी का दरवाज़ा बंद करने की कोशिश कर रहा था। अंदर छुपी हुई शैतानी ताकत शायद उसे ऐसा करने से रोक रही थी। अतुल ने सचिन की तरफ एक दहशत भरी नज़रों से देखा और चिल्लाने के लिए मुंह खोला, पर उसकी आवाज़ नहीं निकली। टॉर्च की रोशनी में अतुल का दहशत भरा चेहरा देखकर सचिन का भी जैसे दिल ही बैठ गया। पर थोड़ी हिम्मत जुटाकर सचिन धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। 2 से कुछ ही कदमों की दूरी पर था। सचिन ने अतुल को अपनी तरफ खींचने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। वो अतुल का हाथ पकड़ने वाला ही था, तभी एक ही पल में अतुल को किसी ने अलमारी के अंदर खींच लिया और अगले ही पल झटके से अलमारी का दरवाज़ा बंद ही हो गया। अतुल के हाथ में जलने वाली टॉर्च नीचे गिर गई और वो टॉर्च बंद हो गई। सचिन ने नज़ारा देखते ही उसकी दिल की धड़कन तेज हो गई और सचिन पहले से और ज़्यादा डरने लगा। वो नहीं चिल्ला सकता था और ना ही वो अतुल को आवाज़ लगा सकता था। अगर उसने ऐसा किया तो वो आत्मा सचिन का भी वही हाल करेगी जिसने अभी अभी अतुल का ये हाल किया। सारे दोस्त अलग अलग हो गए थे। राहुल को बचाने निकले सारे दोस्त अब उसी हवेली में फंस गए थे। बहुत देर तक वहाँ सन्नाटा कायम रहा। अपने अजीत दोस्त की इस तरह मौत देखकर सचिन को रोना आ रहा था। वो वहाँ पे बेबस लाचार की तरह बिल्कुल खड़ा था। यह तो बस शुरुआत थी। अगले पल जो उसने देखा, उसकी पैरों के नीचे से ज़मीन सरक गई। वो बेबस लाचार बना कमरे के चारों तरफ रोशनी डाल रहा था। कमरे के हर दीवार की तरफ रोशनी डालकर वो ध्यान से देख रहा था और बेबस होकर घुटनों का बल बैठ गया, क्योंकि वो जिस कमरे में था उस कमरे में दरवाज़ा ही नहीं था। जैसे एक खाली बक्सा होता है, उसी तरह वो कमरा दिखाई दे रहा था। ये खतरनाक दृश्य देखकर जैसे तो उसका दिमाग काम करना ही बंद कर दिया था। लेकिन अगले ही पल वो सब कुछ समझ गया। खुद की बात उसे याद आ गई। ये छलावा है, वो हमारे दिमाग के साथ खेलेगा। जो सच होगा वो हमारे नज़रों के सामने होते हुए भी हमें नज़र नहीं आएगा, और जो नज़र आएगा वो सिर्फ दिमाग का वहम होगा। और वो वैसे ही ज़मीन पर बैठा रहा, बिना कोई हरकत किए, बिल्कुल शांत। वो दोबारा टॉर्च की रोशनी पर चारों ओर देखने लगा और कुछ ही कदमों पर उसे वही दरवाज़ा दिखाई दिया जिससे वो अंदर आए थे। उसका डर थोड़ा कम हुआ। आंखों से बहने वाले आंसू पोंछकर वो उठकर खड़ा हो रहा था। तभी टॉर्च बंद होने लगी। 1-2 बार टॉर्च को हाथ मारते हुए उसने टॉर्च को चालू करने की कोशिश की, मगर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। वो समझ गया था कि वो आत्मा उसे यहाँ से निकलने नहीं देगी, पर वो भी टूटने वाला नहीं था। उसने अपने पॉकेट से लाइटर निकाला। उसने लाइटर चालू करने की कोशिश की। उस घने काले अंधेरे में लाइटर की रोशनी पूरी साफ साफ दिखाई दे रही थी। भले ही उसने अपना हिम्मत जुटा ली, मगर डर ने अपना काम शुरू किया था। उनकी दिल की धड़कनें काफ़ी तेज़ होने लगी। इस आँख की फैलने वाली रोशनी से सचिन के डर के मारे चेहरे से निकलने वाली पसीने की बूंदें साफ साफ दिखाई दे रही थी। रह रह कर वो खौफनाक घटना सचिन के नज़रों के सामने बार बार आ जा रही थी और वो फिर दहल उठता। वो लाइटर जलाने की बार बार कोशिश कर रहा था। तभी अंधेरे में उसे महसूस हुआ कि कोई उसकी तरफ आगे बढ़ रहा है। वो रेंगता हुआ उसके करीब आ गया था। तभी उसकी तरफ दस्तक करते हुए एक अंधेरे में आवाज़ सुनाई दी। दस्तक उसके काफ़ी करीब से आते हुए सुनाई दे रही थी।
और हाथ का लाइटर जल उठा और उसी अलमारी के सामने वो खड़ा था। जब दस्तक अलमारी के अंदर से आ रही थी, तो क्या अतुल जिंदा होगा? वो अपने बैग से एक मोमबत्ती निकाली और उसे जलाकर ज़मीन पे अपने सामने रख दिया। खुद नीचे घुटनों के बल बैठकर अपने पॉकेट से एक पेन और कागज़ निकाला। अतुल को अपने सामने से इस तरह गायब होता देखकर उसे रोना आ रहा था, पर वो दस्तक शायद वो जिंदा हो। जैसे तैसे उसने खुद पर काबू रख लिया। कांपते हुए हाथों से उसने कागज़ पर अपना नाम लिख लिया। तभी उसे कुछ अजीब सी आवाज़ सुनाई दी। वो ऐसे ही लिखते लिखते अपने पीछे से आ रही आवाज़ को सुनने की कोशिश कर रहा था। उस कमरे के भीतर फैले खौफनाक सन्नाटे में एक बेहद डरावनी आवाज़ें आ रही थी, जैसे कोई उसके पीछे काले गहरे अंधेरे में कमरे के नीचे बेजान पड़े अपने जिस्म को हाथों के जरिए घसीटते घसीटते ले जा रहा हो। वो आवाज़ सुनकर सचिन के वो लिखते हुए हाथ कागज़ पर ही जम गए। डर के मारे वो कुछ भी नहीं लिख पा रहा था। तभी उसके सामने अलमारी पर एक दस्तक हुई। साथ ही एक अजीब सी हंसी अंदर से आते हुए सुनाई दे रही थी। वो बस ऐसे ही मिट्टी की पुतले की तरह वहाँ बैठा रहा। नज़रें तिरछी कर अपनी दाईं तरफ से आने वाली आवाज़ को वो देखने लगा। उसे एक सफ़ेद धुंधली परछाई नज़र आ रही थी। नीचे के ज़मीन पर चलते हुए वो परछाई धीरे धीरे दीवार पर चढ़ने लगी और कुछ भी करके सचिन को उस कमरे से बाहर निकलना था। पर वो परछाई छत से चिपकी नीचे सचिन के हलचलों पर वो नज़र रखी हुई थी। पर इधर विवेक के कमरे का दरवाज़ा खोलकर आगे आया था कि पीछे से कमरे का दरवाज़ा झट से बंद हो गया था। फिर उसके हाथ का टॉर्च भी बंद हो गया था। ये देखकर डरपोक विवेक की दिल की धड़कन और तेज हो गई। झट से उसने अपने पॉकेट से एक लाइटर निकाला और मोमबत्ती जलाई। फिर टॉर्च बंद हो गया था। जली हुई मोमबत्तियों को पकड़कर वो आगे चलने लगा। उसने देखा बेहोशी के हालत पर सुनैना एक कोने पे पड़ी हुई थी। आवाज़ लगाते हुए उसने सुनैना के नज़दीक गया। सुनैना को इस हालत में देखकर वो काफ़ी डरा हुआ था। जैसे तैसे मोमबत्ती को साइड में रखकर वो सुनैना को जगाने की कोशिश करने लगा। वो पूरी तरह बेहोश थी। हल्की सी सुनैना के गालों पर चपेट मारते हुए उसे जगाने की कोशिश करने लगा, पर उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। पर विवेक ने एक बात नोटिस की। हल्की सी जल रही मोमबत्ती की रोशनी पर सुनैना बेहद खूबसूरत लग रही थी। उसका बदन पसीने से पूरी तरह भीग चुका था। गोरे गालों पे पसीना की बूंदी जमे गालों पर मोती की जैसे चमक रही थी। विवेक धीरे से उसके गालों पर बालों के बिखरे हुए लटे को हटाते हुए उसके चेहरे को निहारने लगा। बड़ी कमाल की थी सुनैना, जैसे चांदी को पिघलाकर एक सुंदर सी मूर्त बनाई हो। उसके चेहरे पर बिखरे सुंदर रेशमी बाल देख लग रहा था कि पूनम की चांद को काले बादलों ने घेर रखा हो। उसे देख ऐसा लग रहा था कि वो बेहोश नहीं, वो आराम से सो रही हो। सुनैना का उभरता हुआ सीना देख ऐसा लग रहा था कि विवेक की आंखें चंदिया आ गई। उल्टे हाथों से विवेक सुनैना के चेहरे को सहलाने लगा। हाथ में लगे सुनैना के चेहरे के पसीने को वह सूंघने लगा और वह एक लंबी सांस ली, जैसे वो मदहोश हो रहा था। उसे खुद पर काबू रखना मुश्किल हो गया। मोमबत्ती की हल्की धीमी रोशनी पर मानो सब कुछ खूबसूरत लग रहा था। विवेक ने अपने हाथों से सुनैना के गालों को सहलाते हुए धीरे से गले तक ले आया। उसकी आंखों में अजीब सा वैश्य पंख जागने लगा था। कि खूबसूरत हो तुम। सुनैना के मखमल जैसे होठों को छूकर विवेक अपना होश खो चुका था। नीचे से ऊपर की ओर नजरें गड़ाते हुए सुनैना के चेहरे को निहारते हुए बोला, तुझे क्या लगा मैं उस बेवकूफ राहुल के लिए यहाँ आया हूँ? मैं तो तुम्हारे लिए आया हूँ जान। कई बार तुझसे नजदीकी बढ़ाने की कोशिश की पर तू हाथ में नहीं आई, मगर कभी सोचा नहीं कि इस तरह हाथ आएगी। उसने हल्के से सुनैना के गालों को किस किया और मदहोश भरी नजरों से सुनैना के शरीर को पसीना पसीना हुए देखने लगा। सुनैना की होठों की तरफ उसने नजरें गड़ाई और धीरे धीरे उसकी होठों की तरफ आगे बढ़ने लगा।
उसकी सांसें भी काफ़ी तेज़ हो गई थी और धीरे धीरे अपनी होठों को सुनहरा से होठों से लगा लिया और उसे चूमने लगा। तभी एक कागज़ अंदर की तरफ दूसरी तरफ से सरकने लगा, पर उस पर कुछ लिखा था, पर विवेक का ध्यान उस पर नहीं गया। तभी एक हल्की हवा की झोंके से मोमबत्ती बुझ गई और चारों तरफ कमरे के काले अंधेरे गहरे में डूब गया और एक अजीब सी आवाज़ उसके कानों में गूंजने लगी। आवाज़ में जैसे कई सारी मक्खियाँ उसके इर्द गिर्द मंडरा रही हो। उस कमरे के चारों गहरे अंधेरे में मक्खियों की जैसी धूं धूं आवाज़ आ रही थी। हालांकि वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। विवेक को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने अपने पॉकेट से लाइटर निकाला और लाइटर जलाने की कोशिश की। लाइटर एक ही बार में जलने लगा। लाइटर की रोशनी में उसे अपने आसपास कई सारे मक्खियों की झुंड दिखाई देने लगी। उसने हाथों से मक्खियों को हटाते हुए लाइटर की रोशनी सुनाना की तरफ ज़मीन पर दिखाई। डर के मारे उसकी आवाज़ गले में ही लटक गई। नीचे का डरावना दृश्य देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। ज़मीन पर एक सड़ी हुई लाश थी जिसमें बहुत सारे कीड़े लगे हुए थे। कीड़े ज़मीन के इधर उधर बिखर गए थे और मक्खियाँ लाश के ऊपर घूम रही थी। विवेक जिस तरह ज़मीन पर बैठा था उसके कपड़े में भी कुछ कीड़े लग गए थे। सड़ी हुई लाश के मुंह से कई सारी मक्खियाँ बाहर आ रही थी। तभी विवेक को अपने मुंह पर कुछ भी नहीं बनाने की आवाज़ सुनाई देने लगी। उसने लाइटर अपने मुंह की तरफ किया और कुछ बची कुची हिम्मत भी टूट गई और उसके मुंह के अंदर भी कुछ मांस खाने वाली लार्वा चले गए थे। उसे अपने मुंह के अंदर चले गए कीड़ों की हलचलें साफ साफ महसूस हो रही थी। तभी उसे उसकी हिम्मत जवाब दे गई। कुछ उसके बर्दाश्त के बाहर था और वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने सीखने लगा। डर के मारे उसने ज़मीन पर ही थूक दिया। सचमुच उसके थूक से लार्वा ज़मीन पर रेंगते हुए दिखाई देने लगी। विवेक को मानो जैसे ज़ोर ज़ोर से उल्टी आने लगी और वो दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से पीटने लगा। उसकी उल्टियों की आवाज़ कमरे के बाहर खड़ा कोई साफ साफ सुन रहा था। विवेक की बार बार उल्टियाँ करने की वो आवाज़ काफ़ी डरावनी लग रही थी। उल्टियाँ करते हुए उसकी नज़र दरवाजे से अंदर आए उस कागज़ पर पड़ी